आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर की क़यादत में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे सक्खर डिवीज़न आए हैं। यहाँ पे हमने सक्खर, घोटकी और खैरपुर इन 3 अजला का पार्टी वर्कर्स के साथ एक मीटिंग की है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान कहा था कि मेरी पार्टी की सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की रहनुमाई में सिंध के लोगों की खिदमत करेगी। ये उसी सिलसिले की कड़ी है। आज हम सक्खर डिवीज़न आए हैं, आज दोपहर को फिर हम लाड़काना डिवीज़न जा रहे हैं। इस तरीके से सिंध के बाकी डिवीज़न्स में भी हम बजट से पहले वर्कर्स के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले दफ़े से, इस दफ़े जैसे आपको पता है इलेक्शंस हुई फरवरी में, मार्च के पहले हफ्ते में सूबाई हुकूमतें बनी, फिर इलेक्शंस थी, सेनेट की इलेक्शंस थी, सदर पाकिस्तान की इलेक्शन थी और रमज़ान शरीफ का महीना था, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। हम बजट के बाद हर ज़िले में भी जाएंगे और ज़िले के वर्कर्स से इसी तरीके से मुलाकात करेंगे। मैं पहले तो यहाँ आके सक्खर डिवीज़न में हो तो सक्खर डिवीज़न के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो तारीख़ी कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2024 के इलेक्शंस में सक्खर डिवीज़न के लोगों ने दी है, उस पर उनका शुक्रिया। और उसके साथ साथ ये भी कि इस कामयाबी के साथ हमारी जिम्मेदारी भी और बढ़ गई है। सिंध के लोगों ने बड़ा ये वाज़ेह फ़ैसला किया है कि उनकी सारी उम्मीदें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं और इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सिंध के लोगों की खिदमत करती रहेगी। इस वक्त बजट आने वाला है, हम बजट की तैयारी में मसरूफ़ हैं और इसी सिलसिले में जैसे मैंने बताया कि हम अजला में जा रहे हैं और लोगों से राय ले रहे हैं। आज भी हमने यही कहा है कि अपनी राय राइटिंग में लिख के दें ताकि हमारे पास ग्रास रूट लेवल से पता चल जाए कि लोगों की डिमांड क्या है, जो लोग ग्रास रूट पे वो क्या चाहते हैं हुकूमत से, और उन सबको हम कंपाइल करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा कि जैसे ही वो आएंगे वो 100% काम हो जाएंगे, लेकिन जैसे निसार साहब ने भी तकरीर में कहा 5 साल हमें इस सूबे के लोगों ने दिए हैं और इंशाअल्लाह ताला 5 साल बाद ये जो हम लोगों से राय ले रहे हैं उन राय के हिसाब से अपने आप को उनके सामने पेश करेंगे। जी आपने ये कहा था, हम ये कर सके, ये नहीं कर सके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपनी लीडरशिप की रहनुमाई में लोगों की खिदमत, उनके तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। 2-3 चीज़ें सक्खर में आया हूँ तो उस हवाले से कह दूँ। एक तो आपने जिक्र किया, वो मुझे सवाल यकीनन होगा, सवाल आपका नहीं, सवाल मेरा भी है। मेरी हुकूमत का तकरीबन आखिरी दिन था, मेरे ख्याल है 11 तारीख को एक वाक़या पेश आया और आज मैं उसके बाद इलेक्शन मुहिम के दौरान तो आया था, लेकिन एज चीफ मिनिस्टर मैं दोबारा आज आई हूँ और मुझे इधर एक कमी महसूस हो रही है। शहीद जान मोहम्मद महर जो हमेशा आगे आगे होता था और वो हमें जो हकीकत थी, हालात थे, उनके आगाह करता था, वो हमसे छीन लिया गया। उसके एकदम बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई। जितने दम थे, जिस दिन मुझे अच्छी तरह याद है वो रात जब वो हमला हुआ था, नासिर शाह साहब ने मुझे कहा था, हमने कोशिश की कि अगर हम जहाज़ भी भेजकर उनको कराची ले जा सके, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद उनके दुआ के लिए भी गए और उनके लवाहिकीन से भी मिले और हिदायत की। हमने भी हुकूमत में आते ही
जो उस वक्त भी हर लेवल पे कोशिश की। वैसे तो सियासी हुकूमतों को ये ब्लेम किया जाता है ना कि जी पता नहीं इनकी क्या वजूहत हैं कि ये काबू नहीं पा सकते लॉ एंड ऑर्डर पे, लेकिन आपने देखा कि 7 महीने 7.5 महीने एक निगरान हुकूमत थी। उस दौरान भी वहाँ तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं होनी चाहिए थी, आप बाकी तो कह सकते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। पीपल्स पार्टी किसी भी मुजरिम, किसी भी कानून तोड़ने वाले का उतनी मुखालिफ है जितना एक आम आदमी हो सकता है, इसलिए कि हम आम आदमी की तर्जुमानी करते हैं। बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली उस ज़माने में भी नहीं हुआ। इस वक्त भी होम मिनिस्टर साहब को, और वो 2 बार आ चुके हैं, वो इस पे मीटिंग्स भी कर चुके हैं, वो दोबारा उन आप लोगों से भी मिले हैं, उनके फैमिली वालों से भी मिले हैं। उसी वक्त हमारी गवर्नमेंट के होते हुए कुछ जो थे, मुझे इस वक्त याद नहीं है, 6-9 लोग नॉमिनेटेड थे उसमें से कुछ, लेकिन जो सबसे बड़ा नॉमिनेटेड थे वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। और इसके बारे में मैं आपसे पहले ही, आपके सवाल से पहले कहता हूँ कि मैं पशेमान हूँ कि वो अभी तक क्यों नहीं हो सका। अभी हमें भी 2 महीने हो गए हुकूमत में आए, और हमें होना चाहिए था। मेरी होम मिनिस्टर साहब को, IGP को और पुलिस को सख्त हिदायत है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से हिदायत है, और इंशाअल्लाह ताला हम उनके कातिलों को, शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलों, मैं ख़त्म कर लूँ, जान मोहम्मद महर के कातिलों को न सिर्फ गिरफ़्तार करेंगे, उनको करार वाक़ई सज़ा देंगे, उनकी जो खून है उसको रायगा होने नहीं देंगे। सहाफ़त की आज़ादी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कोशा रही है। हमने आपके साथ, सहाफ़ी भाइयों के साथ, मार्शल लॉ के ज़माने में डिक्टेटरों से झगड़ा किया है सहाफ़त की आज़ादी के लिए, और हम अपनी हुकूमत में इक्का दुक्का वाक़यात होते, मैं ये नहीं कहता अभी भी मसले होते हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि सहाफ़त की आज़ादी के लिए हम अगर अपनी जमहूरी इक़्तिदार जो है वो सबसे पहले आते हैं, हमारी हुकूमतें या बाकी चीज़ें बाद में आती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाले से, तो हम ये कोशिश रहेंगे, ये मैं आपको पूरी तरह यकीन दिलाता हूँ। मैं आप बता दें। हाँ, बहुत अच्छा कदम है मेरे हिसाब से किसी भी पार्टी के लिए। आपके जो बेस करती है हुकूमत को, ज़राअत पे बेस करती है, आपके किसान आपके सबसे अहम है, और जो किसानों के साथ इस मरतबा हुआ है, निगरान हुकूमत को जो छोड़ के उसने जो तमाशा किया और जो तबाही की है उसने, या खुर्शीद शाह साहब, ये सैयद नासिर हुसैन शाह यहाँ होंगे, इन लोगों के घरों के किसान सुबह शाम रोते पीटते रहे कि हमें बारदाना नहीं मिला, लाखों बोरियां ना जाने किसको चली गई, कहाँ चली गई। इवन के खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि पासपों के पास भी जो आई थी वो मिडल मैन को किसी को दे दी थी। सर आप माशाल्लाह सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, कई मरतबा वज़ीर-ए-आला रहे, क्यों आप इस शोबे को कंट्रोल नहीं कर सके? आज भी किसान रो रहा है। मैं आपके बिल्कुल ये शिकायत, और जैसे आपको पता है हमें बहुत ज़्यादा मौसूल हुई, हम खुद उसी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं खुद भी एक ज़मींदार हूँ, और इधर जो भी बैठे हैं, वकार भाई की शायद ना हो ज़मीनें, बैठे हैं जाम खान छोरो साहब, इनका चेयरमैन ने, हमने सख्ती से नोटिस लिया है। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त मुझे एक शिकायत मिली थी अंदर बैठे हुए, वो अभी DFC वो किए, अभी एक इंस्पेक्टर की शिकायत मिली थी, अभी उसकी सस्पेंशन के ऑर्डर किए हैं। इसलिए देखिए, इसके मैं जाऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। वजूहात, पिछले साल भी तो हमने 4,000 रुपये मन किया था, लोगों को बारदाना भी मिला। लोग तो उस वक्त इसलिए कि मार्केट 4,000 से ऊपर थी तो हुकूमत का बारदाना ले नहीं रहे थे, हमें अपना टारगेट कम करना पड़ा था। इस साल आपने कहा कि निगरान हुकूमत ने जो कुछ किया, लेकिन मैं क्या करूं, एक मसला क्रिएट करके जाते उसके बारे में बताना तो चाहिए। हमारे गोदामों में 4 लाख टन गंदम पड़ी हुई है, जो इम्पोर्टेड गंदम है। 4 लाख है, 4 लाख टन पड़ी हुई थी, उसके बावजूद इम्पोर्टेड 4 लाख टन पड़ी थी, उसके बावजूद इम्पोर्टेड। इस वक्त हालत ये है कि बड़ा डिमांड होती है गंदम की,
इस वक्त गंदम लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब ये हालात जब होंगे, हमने अपनी कीमत रखी 4,000 रुपये मन। अच्छा, हम खरीद कितनी रहे गंदम, आप ये भी देखें, हमारा तकरीबन 4 मिलियन टन गंदम की पैदाइश है, हम खरीद रहे हैं 9 लाख टन, और उसमें से अभी तक हमने 4.5 कितनी कर चुके हैं हम, आधे से ज़्यादा तकरीबन 4.5-5 लाख टन हम प्रोक्योर कर चुके हैं। अभी तकरीबन आधी बाकी है जो प्रोक्योर करनी है। अब मेरी, अगर मैं एक किसान हूँ, मेरी 100 बोरियाँ बनती हैं, तो मुझे तो 100 के लिए चाहिए ना। मैं तो चाहूँगा कि मुझे 100 के लिए मिले पूरे पैसे, लेकिन हुकूमत अगर अक्रॉस द बोर्ड सबको बराबर करे, जो कि ऐसा नहीं होता, इसलिए हम नहीं चाहते कि बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा आबादी, उनको ये फ़ायदा मिले, छोटे किसानों को फ़ायदा मिले। लेकिन हम अक्रॉस द बोर्ड भी कर दें तो मुझे 25 बोरियाँ मिलेंगी 100 में से, इसलिए कि जब 4 मिलियन टन है और मैं प्रोक्योर 9 लाख करूँ तो मैं 25 नहीं 24 बोरियाँ मिलेंगी। अब मैं तो शोर मचाऊंगा कि जी मुझे 76 नहीं मिली, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो 24 बोरियाँ या वो गरीब किसानों को बारदाना, जो हुकूमत की स्कीम है, ताकि वो उनको बारदाना, उनको अपनी छोटे किसान को अपनी पूरी कीमत मिले अपने मेहनत की, वो दी जाए। और उस पर जैसे मैंने बताया अभी आधी बाकी हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये मैं बिल्कुल अपने आप को बरी ज़मानी कह रहा कि बड़ा अच्छा चल रहा है और कोई इशू नहीं है। इशू जो हुआ है उसके पीछे एक वजह है। पिछले साल क्यों नहीं हुआ ये मामला? पिछले साल 4,000 में हमने खरीदी, 4,000 से ऊपर भी गया। अगर आप अपने किसानों को फ़ायदा देने की बजाय आप रशिया और यूक्रेन से तो नहीं, पता नहीं कहाँ से गंदम मंगाई उन्होंने, यूक्रेन से गंदम मंगाई, उनके किसानों को फ़ायदा देने चाहते हैं, और बीच में कुछ और भी सुनने में आ रहा है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं दे रहा, सुनने में आ रहा है कि, और अभी वज़ीर आज़म ने उसकी कमेटी भी बनाई है, आज शायद काबीना में उसकी रिपोर्ट भी जो नहीं, मुझे नहीं पता उसका क्या हुआ है। तो ये वजह थी। लेकिन ये मैं आपको पूरी तरीके से यकीन दिलाता हूँ कि जो भी मुलविस पाया गया, और हैं, मैं इसीलिए तो कितने DFC आपने 4 DFC सस्पेंड कर चुके हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, जो भी मुलविस पाया गया उसको सजा, मैं आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल उसको सजा मिलेगी। कच्चे में तमाम तरह कोशिशों के बावजूद अगवा बराए तवान की वारदातें कम होने के बजाय बढ़ गई हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि शहीद जान मोहम्मद के कातिल गिरफ्तार नहीं होते, दूसरी तरफ नजर आता है कि एक कबाइल का सरदार मारे जाते हैं, मोटरवे पे वो कबाइल आते हैं, उनके लोग पंजाब सिंध पुलिस के सरपरस्ती में अपना बदला लेते हैं, चले जाते हैं। तो क्या स्टेट बिल्कुल कमजोर हो चुकी है और ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो गिरोह है वो अपना इंसाफ खुद हासिल करे? इसमें मैं ऐड करूंगा, ना सिर्फ किसान परेशान है बल्कि सक्खर जो है वो तिजारती हब भी है। कनकोट, कश्मीर, रोहतकी से लोग यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं। अमन अमान की सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि शाम को कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, चाहे वो इंडस हाईवे हो चाहे सीपेक हो, जिसके बाइस इस सीज़न पे भी जो है वो ताजिर जो है बिल्कुल परेशान रहे। मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो आपने कहा कि हालात मज़ीद ख़राब हो रहे। मैं ये बहस नहीं करना चाहता, हालात से ठीक नहीं है। मैं कहूँ कि नहीं पहले अच्छे थे अब ख़राब हैं, या पहले ख़राब थे अब अच्छे थे। लेकिन आप सिर्फ एक देख लीजिए कि आप खुद अपनी तरफ से, मैं कुछ नहीं कह रहा, जिस दिन हमने हुकूमत छोड़ी थी उस वक्त अगवा के कितने केसेस थे, और जब हम हुकूमत में वापस आए तो उस वक्त अगवा के कितने केसेस थे। ठीक, उसके बाद, और ये ख़ास तौर पे दिसंबर 2023 से लेके हालात ज़्यादा ख़राब होने शुरू हुए, और हमारी मार्च में हुकूमत आई, हमने काबीना बनाई। ज़रूर इसमें प्रॉब्लम आया है कंट्रोल करने में, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त जो हुकूमत की विल है वो मौजूद है। उस विल के तहत ना सिर्फ मैंने तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहली मीटिंग लॉ एंड ऑर्डर पे की थी, और ये कच्चे के डाकू और कराची का जो स्ट्रीट क्राइम उस पर की थी। हमारे होम मिनिस्टर साहब कई चक्कर लगा चुके हैं और अभी भी उनको यही ड्यूटी है। प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने खुद एक मीटिंग ली है। हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट है, आपको पता है, मुझे लोग फिर बात करते हैं, जो हमें हथियार चाहिए थे मिलिट्री ग्रेड, पिछले साल हम जाने से पहले उसको देखे गए थे, हमें फरवरी में जाके उसकी अप्रूवल मिली है, उसकी पेमेंट हो गई है ताकि मिलिट्री ग्रेड 12.7 mm के हमें हथियार मिले जो डाकुओं के पास मौजूद हैं, वो हम अपनी पुलिस को इक्विप कर सकें। हम अपने जवानों को, पुलिस को, जिन्होंने बहुत शहादतें फरमाई हैं, उनको प्रॉपर्ली इक्विप करेंगे। आपने ये जो किस्सा बताया, ये भी पंजाब पुलिस की तरफ से आया था कि जी हमने एक एडवांसमेंट करनी है, और हम एक जो ट्राइब है जिसके डाकू हैं उनको पीछे, और सिंध हुकूमत ने पूरी उनकी मदद की
और 4 या 5 डाकू मारे गए जो मुझे इत्तला है, और उसकी रिपोर्ट फाइनल आनी कि क्या हुआ था। अगेन हम तो खुद कहते हैं कि एक तरफ हम कहते हैं कि जी जो लोकल्स अगर खुदा ना खास्ता कोई इन्वॉल्व है, और प्रेसिडेंट साहब ने बड़ी वाज़ेह बात की थी कि हम किसी को भी, और उन्होंने मुझे खास हिदायत की कि आप हर एक को वार्निंग दे दें, हम किसी सरदार किसी ऐसे आदमी को जो अपने आप को अगर इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं किसी तरीके से, हम माफ़ नहीं करेंगे, या तो वो बढ़ जाए। तो इस सिलसिले में हम मदद ज़रूर ले रहे हैं, और ये भी उसकी एक कड़ी थी। आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, बिल्कुल जैसे आपने जिक्र किया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इतनी बुरी हालत है कि कोई रोड पे चल नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं एक सेकंड में जवाब दे दूँ। मैंने देखा इतनी बुरी हालत है, लेकिन मैं हालत तसल्ली बख्श नहीं है। मैं कहता हूँ एक वारदात भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है जिस तरीके से आपने कहा, कारोबार चल रहा है। अगेन मैं कह रहा हूँ इसको कोई जस्टिफिकेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हुकूमत इंशाल्लाह ताला इस पर काम कर रही है कि इसको और बेहतरी लाई जाए। नहीं है जो भुगती जदीद हथियारों के, जिनके हथियारों पे बैन है, उन हथियारों के साथ पुलिस प्रोटोकॉल में आ रहे हैं और वो कच्चे में जाते हैं, जाके कार्रवाई करते हैं, लोगों को मारते हैं, और सिंध हुकूमत वहाँ पे नहीं पहुँच सकती। मैंने आपको फिर बताया, सिंध हुकूमत साथ थी और उन्होंने कहा था हमें ये कबाइल मदद कर रहे हैं, और जैसे मैं आपको पहले ही बताया, हम तो खुद चाह रहे हैं, हम तो लोगों से, लोकल लोगों से चाह रहे हैं, एक मिनट, उनसे चाह रहे हैं कि वो हमें मदद करें और हम इन डाकुओं को किला कमा करें, और इंशाल्लाह ताला करेंगे। हाँ ने भले पता है, ने भले राइस के नाम पर 4.5 अरब रुपए है हमारे से डिस्काउंटिंग का काम हुआ है। 8 फीट जो है वहाँ पे डिजिटलिंग होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे 4 फीट हो रही है। इस तरह रेनी के नाम जो है 4 माह पहले तो वहाँ पे डिजिटलिंग हुई, 62 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन वहाँ पर जो है डिजिटलिंग कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। आप खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के वाक़यात। ओके, देखिए आपने ये सारी जो बातें कही है ना, डिसिल्टिंग तो अभी हाल ही में हुई होगी ना, मिनिस्टर इरिगेशन है, और अगर आप मैं राइस कैनाल के ऊपर खुद विजिट करके गया हूँ। राइस कैनाल पूरा डिसिल्ट नहीं कर रहे, बैराज से लेकर रुख तक कर रहे हैं, और हर जगह जी हाँ, चलो आप कह रहे हैं कि 4 फुट हो रहा है, 4 फुट नहीं हो रहा। मैंने पिछली दफ़ा भी उनको हिदायत की थी कि मुझे क्रॉस सेक्शन लिख के दें, जो भी वहाँ पे अकॉर्डिंगली अलाउ किया गया है या उसमें, तो क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं। मेरी टीम में बना के आया हूँ। 1 हफ्ता पहले मैं राइस कैनाल का विजिट करके गया हूँ सर, 1 हफ्ता पहले। मुल्क के हालात कहीं ख़राब नज़र आते हैं। मुल्क के हालात 3 सूबे तो एक पेज पर नज़र आते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है उसको कुछ अलग लाइन है। ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। सर दूसरी बात सर, यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय खड़े हुए हैं जो डेंगी प्रोजेक्ट के एम्प्लॉय हैं। मुझे मिला उनकी दरखास्त, उनको मैंने ऑलरेडी सेक्रेटरी हेल्थ को कहा। जब मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब देखें, मुल्क वाकई एक नाजुक सूरत हाल से हमारे ऊपर जो इस वक्त इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं उसके लिए चाहिए, और इस वजह से हम खुद काफ़ी चीज़ों पे जो हम शायद ना करना चाहें, लेकिन हम सपोर्ट कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को। आपको पता है कि हम फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, उसके बावजूद हम फेडरल गवर्नमेंट को हर चीज़ पे सपोर्ट कर रहे हैं। हमें पार्टी की क़यादत की तरफ से भी हिदायत है किया जाए। तो मैं यही चाहूँगा कि यही अर्ज़ होगी कि चारों सूबे इस मुश्किल वक्त में साथ रहें, और कोई सूबा अपना इंटरेस्ट नहीं, इस पर कभी भी सिंध के इंटरेस्ट को हम दाव पे नहीं लगाएंगे। वो खैबर पख्तूनख्वा को भी कभी अपने इंटरेस्ट को नहीं लगाना चाहिए दाव पे, लेकिन खामखा की बेजा तनकीद या एक कन्फ्रंटेशन का माहौल पैदा करने, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि जब 3 सूबे एक तरफ थे और सिंध अलग था, तो कन्फ्रंटेशन का माहौल उधर से आता था, हमारी तरफ से नहीं आता था। मेरे भाई एक सेकंड, मैं यार ख़त्म तो करूँ। कन्फ्रंटेशन का माहौल उधर से आता था, हमारी तरफ से नहीं आता था। अभी भी 3 सूबे एक तरफ है तो कन्फ्रंटेशन वहाँ से हो रही है। तो ये पता नहीं कोई इनकी जीन्स में कोई मसला हो गया है या क्या मसला है, मुझे नहीं पता। मैं चाहूँगा, ये मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि मुल्क की बेहतरी सबसे पहले सोचे, किसी एक इंडिविजुअल की नहीं। किसी एक इंडिविजुअल की वजह से आप इस मुल्क के गरीबों को दाव पे ना लगाएं। सर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस बार अगेन आप चलाए ना भाई। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से शदीद बरसातों का एक बार फिर रेस्क्यू की गई है। क्या सिंध हुकूमत ने कोई अहकाम दिए? मैं आपको बताता हूँ, 2022 का जो तबाहकुन फ्लड आया था, आप सब ने देखा, हम भी इधर कई बार आए।
पूरे सिंध में दौरे किए, और उस फ्लड के बाद हमें बड़ा मुश्किल लग रहा था कि हम अपने पाँव पे दोबारा खड़े हो सकेंगे, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत थी, उनकी मदद थी, हमारी बड़ी खुशकिस्मती थी कि उस वक्त इस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे। मैं ख़त्म बेटा, मैंने सवाल का जवाब ही नहीं दिया। सवाल का जवाब, वो इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा थे, उनकी हिदायत पे, उनकी मदद पे, उनकी गाइडेंस पे हमने आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से रिसोर्सेज जमा किए, और ये आसान काम नहीं था। मैं कई बार बता चुका हूँ कि हमने 3 महीने के अंदर 1.7 अरब डॉलर की फंडिंग की थी। इधर पाकिस्तान IMF के 1 अरब डॉलर के लिए सालों साल पता नहीं बिजली की कीमतें बढ़ा देता है, कभी क्या करता है, जो कुछ करना पड़ता है हमें बगैर किसी कंडीशन के। कंडीशन सिर्फ ये थी कि आपने ये लोगों पे खर्च करना है। हमने वो अवेलेबल किया, हमने अपनी इरिगेशन नेटवर्क को जो है रिवाइव किया। जाम खान साहब उस वक्त भी थे, और हमारा पिछले साल भी एक बम्पर क्रॉप हुआ वीट का, इस साल भी एक बम्पर। तो हमारी इरिगेशन रिवाइव हो गई है। मैं ख़त्म कर लूँ, रोड नेटवर्क को हमने रिवाइव किया। हमने 2.1 मिलियन हाउसेज, 21 लाख घर बनाने की स्कीम की, जिसमें 6 लाख घर इस वक्त बन रहे हैं, और ये क्लाइमेट रेजिस्टेंट हैं। इनको हमने ऐसे किया, आपने देखे होंगे कि इनको रेस करके बनाया गया कि अल्लाह ना करे दोबारा इस किस्म का सैलाब आए तो लोगों को टेंटों की जरूरत ना पड़े। वो कम से कम, मैं ख़त्म कर लूँ भाई, मैं ख़त्म नहीं हुआ, सुनना नहीं चाहिए। मैं जवाब तो नहीं, मैं बैठे तो सही ना भाई, नहीं हुआ ना। मैं मुझे समझ नहीं आ रही आपकी। अच्छा जी, मैं ख़त्म कर लूँ ना ये बात। हम वो बैठ जाओ भाई प्लीज़। 6 लाख घर हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमने पूरे 21 लाख के पैसों का बंदोबस्त किया हुआ है। ज़रूर टाइम लगता है, अल्लाह ना करे दोबारा ऐसा फ्लड आए तो हम बेहतर प्रिपेयर्ड ज़रूर है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हमारी सब तैयारी होगी। अभी 4 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी, हमने तकरीबन $350 मिलियन की एडिशनल इरिगेशन में फंडिंग मांगी है, ताकि हम इस तरीके के सैलाब को मुकाबला कर सकें। इस किस्म के पैसे हमारे पास मौजूद नहीं हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि 2000, इसलिए कि वो बहुत ऐसा सैलाब कभी पहले आया ही नहीं था, एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, और उस ज़माने में सारे नंबर वगैरह आपको दिए थे। तो इंशाल्लाह ताला हम बेहतर प्रिपेयर्ड ज़रूर हैं। लेकिन आपने देखा अभी कुछ दिनों पहले दुबई की बातें, आप सब दुबई चलो तो आप सुनते हैं। आजकल कोई नहीं कह रहा दुबई चलो, इसलिए कि कश्ती साथ ले जानी पड़ती है।